आज हम लोग खत्म करेंगे हमारा कंज्यूमर बिहेवियर। उसमें सिर्फ हमारा 4th यूनिट रह गया था, बाकी सब कंप्लीट है। ठीक है, तो आज हम 4th यूनिट खत्म कर देते हैं, देन कंज्यूमर बिहेवियर भी खत्म हो जाएगा। स्क्रीन विजिबल है सबको? स्क्रीन विजिबल है? यस मैम। यस मैम। ओके जी, ठीक है। तो आज हमारा 4th यूनिट का नेक्स्ट टॉपिक है द डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन क्या होता है? ये टॉपिक हमने किया था क्या? मुझे एक्चुअली एग्जैक्टली याद नहीं है हमने कहाँ तक खत्म किया था। याद है किसी को? ये 5 स्टेजेस वाला प्रोसेस किया था ना ये हमने। आई थिंक इस पूरे में हमारी सिर्फ वो रह गई है, सिर्फ हमारी मॉडल्स रह गए हैं, बाकी सब खत्म हो चुका है। ओके, हमारे मॉडर्न मॉडल्स रह गए थे, राइट? हमने जो ट्रेडिशनल मॉडल्स थे 4 वो खत्म कर लिए थे, मॉडर्न मॉडल्स रह गए थे हमारे। तो मॉडर्न मेथड्स के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहला आता है हॉवर्ड सेट मॉडल ऑफ बाइंग बिहेवियर। ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए। ये हम लोगों ने ट्रेडिशनल चारों मेथड्स कर लिए थे, इकोनॉमिक मॉडल, लर्निंग मॉडल, साइकोलॉजिकल और हमारा फिजिकोलॉजिकल मेथड। ठीक है, अब हमारे कंटेम्पररी मॉडल्स हैं जिसमें हॉवर्ड सेट, निकोसिक मॉडल और एंगल कॉलिक बैकवेल मॉडल रह गए। ठीक है, ये मॉडल्स करने आज हमने। सबसे पहला है हॉवर्ड सेट मॉडल ऑफ बाइंग बिहेवियर। नाम नोट डाउन कर लीजिए, देन मैं समझाती हूँ इसमें क्या है। ओके जी, चलो स्टार्ट करते हैं। हॉवर्ड सेट मॉडल क्या कहता है? इट अटेम्प्ट्स टू थ्रो लाइट ऑन द रैशनल ब्रांड बिहेवियर शोन बाय द बायर व्हेन फेस्ड विद द सिचुएशन इन्वॉल्विंग इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन एंड लिमिटेड एबिलिटीज। ये मॉडल वहां पे यूज होता है, या इस मॉडल के अंदर अजम्पशन ये रखी जाती है कि हम लोग ब्रांड यूज कर रहे हैं। ठीक है, जो कंज्यूमर है वो ब्रांडेड चीजें खरीद रहा है, और ऐसी चीज, और वो एक ऐसी सिचुएशन में है जहां पे उसे उस ब्रांड के बारे में बहुत लिमिटेड नॉलेज है और उसको ज्यादा उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला भी कोई नहीं है, तो वहां पर ये मॉडल यूज होता है। दिस मॉडल रेफर टू 3 लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग। 3 लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है। पहला एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, दूसरा लिमिटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, फिर उसके बाद हमारा आता है रूटीनाइज्ड रिस्पॉन्स बिहेवियर। ठीक है, ये तीनों तरीके के मॉडल्स के अंदर हमारे लेवल्स आते हैं। ओके, द मॉडल हैज बोरोड द लर्निंग थ्योरी कंसेप्ट। इसने थोड़ा बहुत लर्निंग थ्योरी कंसेप्ट को भी बीच में लेके रखा है टू एक्सप्लेन द ब्रांड चॉइस बिहेवियर। उसका जो ब्रांड चॉइस बिहेवियर था ना, कि जो ब्रांड चॉइस है वो लर्निंग मॉडल के तरीके से ही इस मॉडल में भी जो बिहेवियर है कंज्यूमर का वो सेम रहता है। ठीक है, when learning take place as the buyer moves from extensive to routinized problem solving behavior। ठीक है, इसके अंदर एक एक्सटेंसिव बिहेवियर रहता है कि इस बार ये चूज कर लिया, नेक्स्ट टाइम हम कुछ न्यू ट्राई करेंगे। The model make significant contribution to understand the consumer behavior by identifying the variables which influence consumer। इस मॉडल के अंदर हम लोग वो वाले सारे कंसेप्ट लेते हैं जो कि कंज्यूमर के बिहेवियर को इफेक्ट करता है, और इसके बाद 4 कंपोनेंट्स बेसिकली इस मॉडल के अंदर लिए गए। पहला इनपुट वेरिएबल, फिर आउटपुट वेरिएबल, हाइपोथेटिक कंस्ट्रक्ट और एक्सोजेनियस वेरिएबल। इनपुट वेरिएबल क्या होता है? दीज वेरिएबल एक्ट एज स्टिमुलाई इन द एनवायरनमेंट। ठीक है, इनपुट वेरिएबल बेसिकली जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल, इनपुट के टाइम पे आपको प्यास लगी थी, ठीक है, तो आपके आसपास पीने की कितनी चीजें हैं वो सब इनपुट वेरिएबल आएगा। ओके, स्टिमुलाई कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरीके के स्टिमुलाई हो सकते हैं, significative, symbolic and social. Significative stimuli are those
actual elements of the brand which the buyer confronts, whereas symbolic stimuli are those which are used by marketer to represent their product in a symbol form. Okay, significative stimuli basically जो main element है, core element क्या है उसका. For example, अगर आपने cold drink की बात करी तो cold drink का flavor क्या है, वो significative stimuli होगा. सिंबॉलिक स्टिमुलाई कि आपने जो ब्रांड खरीदा है वो ब्रांड किस साइन से जाना जाता है, जैसे नाइकी का साइन एक टिक है ना, ठीक है, तो उस तरीके से सिंबल क्या है जिस ब्रांड को आप खरीद रहे हो. और लास्ट है सोशल स्टिमुलाई. सोशल स्टिमुलाई आर जनरेटेड बाय सोशल एनवायरनमेंट सच एज फैमिली, फ्रेंड्स, ग्रुप्स एक्सेट्रा. ठीक है, सोशल स्टिमुलाई में हमारा बेसिकली सोशल एनवायरनमेंट आता है, हमारी सोसाइटी में जो भी एलिमेंट्स हैं. तो इनपुट वेरिएबल के 3 पॉइंट्स थे. फिर आता है आउटपुट वेरिएबल. These are which buyers observable response to the stimuli input. ठीक है, इसके अंदर बेसिकली हमारा जो इनपुट स्टिमुलाई था उसको लेकर बायर का ऑब्जर्वेशन क्या है. दे अपीयर इन अ सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में आता है ये सब. सबसे पहले अटेंशन. अटेंशन किस पे बेस्ड होती है? इट इज बेस्ड ऑन द इंपॉर्टेंस ऑफ बायर्स इंफॉर्मेशन इनटेक. अटेंशन किस पे बेस्ड होती है? जब एक बायर का जो भी इनपुट इंफॉर्मेशन उसके पास पड़ी है वो उसकी अटेंशन दिखाती है. कॉम्प्रीहेंशन. कॉम्प्रीहेंशन, द स्टोर ऑफ इंफॉर्मेशन द बायर हैज अबाउट द ब्रांड. ब्रांड के बारे में उसे कितनी इंफॉर्मेशन है. ऊपर था कि जो भी इंफॉर्मेशन उसे दी जा रही है वो कितनी जल्दी इनटेक कर रहा है, कितनी जल्दी उस इंफॉर्मेशन को समझ रहा है. कॉम्प्रीहेंशन के अंदर क्या आएगा? वो पूरा स्टोर, जितना भी टोटल नॉलेज उसे अब तक उस ब्रांड के बारे में मिला है. एटीट्यूड क्या होगा? द बायर्स इवैल्यूएशन ऑफ पर्टिकुलर ब्रांड्स पोटेंशियल टू सेटिस्फाई हिज और हर मोटिव. एटीट्यूड होगा किसी भी कंज्यूमर का, किसे बोला जाएगा जब वो जो भी चीज वो खरीद रहा है उससे वो कितना सेटिस्फाइड है. ठीक है. फोर्थ इज इंटेंशन, द ब्रांड विच द बायर इंटेंट टू बाय. इंटेंशन होता है या वो खरीदना चाह रहा है उस ब्रांड को या तो वो नहीं खरीदना चाह रहा है, तो वो इंटेंशन माना जाएगा उसका. और लास्ट है हमारा परचेज बिहेवियर. परचेज बिहेवियर, द एक्ट ऑफ एक्चुअल परचेजिंग. जब आपकी इंटेंशन थी कि आपने खरीदना है, तो उसके बाद जब आप एक्चुअली उस चीज को परचेज करोगे तो वो एक कंज्यूमर का परचेज बिहेवियर माना जाएगा. फिर आता है हमारा, पहले हमने किया इनपुट, फिर हमने किया आउटपुट, अब है हमारा हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट. हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट में क्या आता है? द मॉडल प्रपोजेस अ नंबर ऑफ intervening variable which have been categorized into two major groups, perpetual and learning construct. इन्होंने कहा कि जो आपके जितने भी टोटल वेरिएबल्स हैं उनको दो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, perpetual and learning constructs में. perpetual construct क्या बोलते हैं? perpetual constructs में आता है सेंसिटिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन, कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो कितनी इंपॉर्टेंट है. फिर आता है perpetual bias. इट रेफर्स टू डिस्टोरिंग और ऑल्टरिंग इंफॉर्मेशन. ये वो पॉइंट होता है जहां पे जो इंफॉर्मेशन आपको दी गई उसमें से आपने जो मेन क्रक्स था इंफॉर्मेशन का, जब उसको आपने कंज्यूम किया, वो आता है perpetual bias के अंदर. फिर आता है सर्च फॉर इंफॉर्मेशन. It involves actively seeking information on the brand or their characteristics. ठीक है, जब बेसिकली आप उस पूरे ब्रांड के बारे में मेन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं. ये मॉडल बेसिकली सिर्फ इस पे बेस्ड है कि आप जो इंफॉर्मेशन आपके पास अब तक पड़ी थी, उसके बाद आपको जो इंफॉर्मेशन दी गई, देन उसके बाद आपने उस इंफॉर्मेशन से मेन क्रक्स क्या निकाला, उस इंफॉर्मेशन से जो आपने क्रक्स निकाला था उससे आपको क्या आपके दिमाग में आइडिया है, आपको वो ब्रांड अच्छा लगा या नहीं लगा. फिर उसके बाद आप उस ब्रांड को खरीदना चाहते हैं या नहीं खरीदना चाहते हैं. अगर खरीदना चाहते हैं तो फाइनल परचेज होगा. बेसिकली ये छोटे छोटे स्टेप्स के ऊपर ये पूरा मॉडल डिस्क्राइब किया है. ठीक है, मैंने आपको मेन 6 पॉइंट्स बताए इस पूरे मॉडल के बारे में जो इंपॉर्टेंट थे. ये देखिए, ये है सेट मॉडल. ये जो हमारा हॉवर्ड सेट मॉडल है उसका प्रैक्टिकल डायग्राम इस तरीके का दिखता है. सबसे पहले इनपुट स्टिमुलाई में क्वालिटी आ गई, प्राइस आ गया, सर्विस आ गई, अवेलेबिलिटी, सिंबॉलिक हमने पढ़ा था, सिंबॉलिक में क्वालिटी, प्राइस, हर चीज उसी तरीके से. सोशल हमने पढ़ा था. फिर ये इंफॉर्मेशन फ्लो करती है. फिर उसके बाद आता है परपेचुअल कंस्ट्रक्ट जो हमने पढ़ा था. ठीक है, फिर है हमारा लर्निंग कंस्ट्रक्ट और एक आउटपुट. अगर आपको ये मॉडल आता है, वहां पर क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, तो आपको पूरा अच्छे से डायग्रामेटिकली बना के वहां पे शो करना है. ठीक है,
ओके, इस मॉडल की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ खामियां हैं, उनको पढ़ते हैं. There are absence of sharp distinguish between the exogenous and other variable. इन्होंने कहा कि कोई पर्टिकुलर अच्छा मेन मतलब जो बोलते हैं ना बहुत हाई डिफरेंस जो है एक्सोजीनियस वेरिएबल और बाकी वेरिएबल्स के बीच में नहीं बताया गया इस मॉडल में. Some of the variable which are not well defined are difficult to measure too. जो भी वेरिएबल्स इसके अंदर डिफाइन नहीं किए गए हैं मॉडल के अंदर, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं और इसमें डिफाइन ना होने की वजह से उनसे हमारा जो बाइंग बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. द मॉडल इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड नॉट इजी टू कॉम्प्रिहेंड. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मॉडल है, ये समझने के लिए आसान नहीं है, क्योंकि अगर हम खुद एक कंज्यूमर है और हम सोच के देखिए क्या हम कभी भी कुछ खरीदने जाते हैं तो क्या कभी भी ये बात सोचते हैं कि हम कौन से मॉडल के अकॉर्डिंग सोच रहे हैं, हमारा माइंड किस तरीके से चल रहा है? नहीं, हमें कुछ खरीदना है तो हम बेसिकली पैसे लेकर जाते हैं और डायरेक्टली शॉप से कुछ भी खरीद के ले आते हैं. ठीक है, कभी भी हम इस तरीके से मॉडल्स वगैरह नहीं देखते हैं. तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है किसी भी कंज्यूमर के लिए, जनरल कंज्यूमर के लिए समझना. सेकेंड मॉडल आता है निकोसिया मॉडल. ये इसका नाम लिखिए, देन उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ. हम लोग कंटेम्परेरी मॉडल्स पढ़ रहे हैं. ओके जी, चलो निकोसिया मॉडल डिस्कस करते हैं. ये मॉडल बेसिकली थोड़ा सा अलग है, ज्यादा डिफिकल्ट मॉडल ये नहीं है, समझने के लिए आसान है. ठीक है, दिस मॉडल अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन बाइंग बिहेवियर बाय एक्सटेंशन एस्टैब्लिशिंग अ लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स प्रोस्पेक्टिव कस्टमर. बेसिकली ये पूरा मॉडल है, ये सिर्फ एक लिंक क्रिएट करता है आपकी मेन कंपनी और उसके कस्टमर्स के बीच में एक लिंक क्रिएट करके फिर उस कंज्यूमर का बाइंग बिहेवियर इफेक्ट करता है. इट एनालाइज ह्यूमन बीइंग एज अ सिस्टम विद द स्टिमुलाई एज द इनपुट टू द सिस्टम एंड ह्यूमन बिहेवियर एज द आउटपुट टू द सिस्टम. इसने तीन चीजों को मेन बेसिक रखा है. ह्यूमन बीइंग को इसने इंसान को एक सिस्टम माना है. ठीक है, और जो स्टिमुलाइज है, जिन चीजों के ऊपर काम कर रहा है ह्यूमन बीइंग, उसको उस सिस्टम का इनपुट माना है. और ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को, जिस तरीके से हम बिहेव करते हैं, उसको सिस्टम का आउटपुट माना है. ठीक है, ये तीन पॉइंट्स को बेसिकली इस नाम के नीचे नोट कर लीजिए, आपको इन तीन पॉइंट्स के ऊपर ही काम करना. ओके, तो ये जो तीन पॉइंट्स हमने पढ़े कि ह्यूमन बीइंग इसके अंदर एक सिस्टम है, ह्यूमन बीइंग के जो स्टिमुलाइज है वो उस सिस्टम का इनपुट माना जाएगा और ह्यूमन बिहेवियर का, जो ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर है, उसको हम उस सिस्टम का आउटपुट मानेंगे. ठीक है, दिस मॉडल सजेस्ट दैट द मैसेज फ्रॉम फर्स्ट इन्फ्लुएंस द predispositioning of the consumer towards the product or service. Based on the situation, consumer will have a certain attitude towards the product. This may result in a search for a product or evaluation of product attributes by the customer. ये मॉडल बोलता है कि एक मैसेज आता है फर्स्ट इन्फ्लुएंस से, जब एक कंज्यूमर अपनी पुराने प्रोडक्ट को छोड़ के किसी नए प्रोडक्ट की तरफ आने की सोचता है. ठीक है, जब कोई भी कस्टमर अपना प्रोडक्ट चेंज करने की सोचेगा तो वो आसपास के सारे जितने भी अवेलेबल प्रोडक्ट्स हैं उनको देखेगा और फिर उनकी तरफ उसको जो बेस्ट लगेगा उस साइड जाएगा. तो हमें अपने प्रोडक्ट को उस तरीके से सेट करना है कि कंज्यूमर अगर डीप डिस्पोजिशन हो रहा है, प्री पोजिशनिंग उसकी हो रही है, तो फिर वो हमारे ही मॉडल की, हमारे ही प्रोडक्ट की साइड आए. If the customer satisfied with the above, it may result in a positive response. अगर वो हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हो जाता है
तो फिर हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। बट अगर उसने हमारे प्रोडक्ट को नहीं खरीद कर कोई और प्रोडक्ट खरीदा तो वो एक नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, निकोसिया मॉडल एक्सप्लेन इन 4 बेसिक एरिया, 4 बेसिक एरियाज में डिफाइन किया जाता है इसको। पहला, फील्ड 1 इंक्लूड्स द कंज्यूमर्स एट्रीब्यूट and the firm's attribute. The advertised message sent from company will reach the consumer attribute. इसमें दो चीजों को एक्सप्लेन किया गया है, एक कंज्यूमर का एट्रीब्यूट और दूसरा फर्म का या फिर कंपनी का एट्रीब्यूट। ठीक है, कंपनी जो है अपनी साइड से एडवर्टाइजमेंट में एक मैसेज भेजती है, जो मैसेज सीधा कंज्यूमर की साइड जाता है। ठीक है, फील्ड 2 की बात करी जाए, इट इज रिलेटेड टू द सर्च एंड इवेल्युएशन। इसके अंदर सर्च और इवेल्युएशन कंसेप्ट आता है। Undertaken by the customer of the advertised product and to verify it other alternatives are variable. इन्होंने बोला कि जब कंज्यूमर के पास वो एडवर्टाइजमेंट पहुंचती है उसके बाद फिर कंज्यूमर सर्च करना और इवेल्युएट करना स्टार्ट करता है, ये प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं है, इस प्रोडक्ट के साथ मुझे और कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। तो सेकंड फील्ड में वो आसपास के सारे ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स को भी देखेगा। फील्ड 3 में क्या आता है, इट एक्सप्लेन्स हाउ द कंज्यूमर एक्चुअली बाइज द प्रोडक्ट। इसके अंदर बेसिकली सारे ऑल्टरनेटिव्स देखने के बाद में थर्ड फील्ड में वो देखेगा कि क्या जो भी उसको बेस्ट प्रोडक्ट लगेगा फिर वो उसको एक्चुअली परचेज करेगा। फोर्थ फील्ड सेज it is related to the uses of purchased item. It can also be related to an output to receive feedback. अब ये फोर्थ फील्ड के अंदर बेसिकली जब आपने आइटम को परचेज कर लिया कंज्यूमर ने तो उससे फिर एक फीडबैक लिया जाता है कि क्या आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया या नहीं आया। निकोसिया मॉडल का इस तरीके का मॉडल बनता है। ठीक है, सबसे पहले एट्रीब्यूट, फर्म का एट्रीब्यूट, फर्म से एडवर्टाइजमेंट मैसेज गया वो सीधा कंज्यूमर के एट्रीब्यूट में जाता है। फिर एटीट्यूड आता है, सर्च एंड इवैल्यूएशन होता है, मोटिवेशन, डिसीजन मेकिंग और फिर वो परचेज कर लेता है। फिर दोबारा से वो बताता है कि उसका एक्सपीरियंस किस तरीके का रहा। ठीक है, ये दोनों समझ में आए? क्या ये समझ में आए? Yes, ma'am. ओके जी, लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं। इस मॉडल की भी कुछ लिमिटेशंस दी हुई हैं, कुछ खामियां हैं इस मॉडल में भी। पहला है द फ्लो इज नॉट कंप्लीट एंड डज नॉट मेंशन द वेरियस फैक्टर्स इंटरनल टू द कंज्यूमर। इन्होंने कहा कि ये जो पूरा प्रोसेस दिखाया गया निकोसिया मॉडल के अंदर, इसमें बहुत सारे वेरिएबल्स को इंक्लूड नहीं किया गया जो कि कंज्यूमर के इंटरनल फैक्टर्स होते हैं। Point 2 says the assumption about the consumer being involved in the decision process with no predispositioning about the various brand is restricting. इन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है इस मॉडल के अकॉर्डिंग कि कंज्यूमर सिर्फ हमारा ही प्रोडक्ट खरीदे, हो सकता है वो किसी और प्रोडक्ट को भी परचेज कर सकता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट इज ओवरलैपिंग बिटवीन फर्म्स एट्रीब्यूट एंड कंज्यूमर्स एट्रीब्यूट। इन्होंने कहा कि दोनों जो फर्म का एट्रीब्यूट है और कंज्यूमर का एट्रीब्यूट है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, दोनों में डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। ठीक है, ओके जी, तो ये थे हमारे मॉडल्स।